हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा में आप सबका सिलेक्शन होने की मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। और दोस्तों, आप सबका सिलेक्शन हो, उसमें कोई भी बाधा नहीं आए, इस विषय को लेकर आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि रीट में जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और दोस्तों, इस विज्ञप्ति में डॉक्यूमेंट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी हुई है, महत्वपूर्ण एक लाइन लिखी हुई है। उस लाइन का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है आपको जो लाभ मिलने वाला हो वो ना मिल पाए। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कब चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राथमिकता कैसे मिलेगी, हमें होम डिस्ट्रिक्ट लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दोनों विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रमाण पत्र की, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जिले की चॉइस किस प्रकार मिलेगी या उसको किस प्रकार भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके द्वारा जो प्रमाण पत्र हैं, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपकी मार्कशीट हो, चाहे आपकी जाति के प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसके द्वारा आपको कोई भी आरक्षण का लाभ मिलता हो। आरक्षण का लाभ जो मिलता है वो हर कैटेगरी को मिलता है। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो यहाँ का निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी एक उसी कैटेगरी में आता है कि आपको उसका लाभ मिल रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल में काउंट किए जाते हैं, और आप राजस्थान के हो और आपके पास अगर मूल निवास प्रमाण पत्र भी उस तिथि तक बना हुआ नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जा सकता है। तो इस वजह से दोस्तों, कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं जो आपको बनाने आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद आप किसी भी कैटेगरी का लाभ ले रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो या अन्य कोई भी कैटेगरी हो जिसमें तलाकशुदा हो, विधवा हो, या आप उत्कर्ष खिलाड़ी हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या पीएच हो, किसी भी कैटेगरी का अगर आप कोई भी रिजर्वेशन से संबंधित लाभ लेते हो तो आपको वो सभी प्रमाण पत्र कब तक जारी हो जाने चाहिए, उससे पहले के होने चाहिए। इस विज्ञप्ति में जो एक कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम में ये लिखा हुआ है प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, और उस प्रावधान में आप पढ़ोगे तो ये आपको 18 नंबर का जो पॉइंट है उसमें साफ साफ मेंशन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी आवेदन पत्र, कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसका आप कोई भी लाभ ले रहे हो तो वो प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी है? 9 फरवरी 2022। तो आप कोई भी प्रमाण पत्र बनाओ वो 9 फरवरी 2022 इस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। कौन कौन से प्रमाण पत्र? मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या आपका आर्थिक इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा अगर आप विधवा हो, तलाकशुदा हो तो उसका प्रमाण पत्र वो भी 9 फरवरी 2022 से पूर्व का जारी हो जाना चाहिए, इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये बात इस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखी हुई है। अगर आपके पास है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ओबीसी का है और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो है वो 1 साल उसकी वैलिडिटी रहती है, तो उसके इस डेट के बाद उसको बनवा लोगे तो उसको हो सकता है कि आपको उसका लाभ नहीं मिल पाए।
इसलिए आपके पास एक जो प्रमाण पत्र है वो 9 फरवरी 2022 से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास मूल निवास है वो 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको मूल निवास भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा पुराना मूल निवास वैलिड नहीं माना जाता है। हो सकता है कई जगह वैलिड माना जाए, लेकिन किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप मूल निवास प्रमाण पत्र भी नया बनवा लें, उसमें कोई दुविधा नहीं आएगी आपको। और अभी तो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में ये सभी प्रमाण पत्र आप आसानी से बनवा सकते हो। तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र जिससे आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो इस भर्ती में, तो वो प्रमाण पत्र आपके 9 फरवरी 2022 से पूर्व बने हुए होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई आपके प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान की। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि हमें चॉइस का जिला भरे और वो हमें कैसे मिले, ज़्यादातर ओबीसी वाले स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि हमारे अच्छे नंबर हैं, अगर हम जनरल फाइट कर लेते हैं तो क्या पता हमें हमारी चॉइस का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले, हम कैटेगरी पे ही रहें तो हमें चॉइस का डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। ऐसे काफ़ी सारी दुविधा स्टूडेंट्स के मन में है। तो दोस्तों ये जो जिला का आवंटन है वो किस प्रकार होगा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ। इस भर्ती में ये साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि आपका जो जिला आवंटन है वो किस प्रकार होगा। सबसे पहले तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी कि आपका चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका चयन जिला की चॉइस बनने से प्रभावित नहीं होगा। आप जिला की चॉइस उस जिले की भरो, जैसे मान लो आपके नंबर कम है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं जहाँ पर ज़्यादा सीट है वहाँ पर अपना फॉर्म सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा तो क्या पता मेरा नंबर आसानी से आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जिला भरना आपकी जो चॉइस है उसको पहले कुछ ही नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो जिला राज्य स्तर की जो मेरिट बन रही है, पूरे राजस्थान स्तर की जो मेरिट बन रही है उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाएगी। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तब वो जिला की जो चॉइस आपने भरी है उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन होना इसमें आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सीट वाले ज़िले से आप फॉर्म भरोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स के आधार पर सबसे पहले तो आपकी मेरिट सूची बनेगी। उसके बाद अगर आप जनरल फाइट कर रहे हो तो जनरल में जितनी सीट है उस सीट में कैसे कैसे चॉइस भरी गई है। जैसे मान लो जनरल में 100 सीट है और उस 100 सीटों पर जिसके जनरल में सबसे ज़्यादा नंबर है, जैसे मान लो जयपुर में 100 सीट है, जनरल की 100 सीट है जयपुर में, तो जयपुर में जिन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता जयपुर को दी है और जनरल में भी जिनके अच्छे नंबर हैं तो उनको जयपुर सबसे पहले मिलेगा। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है वो ओबीसी में है, उसका सिलेक्शन भी ओबीसी कैटेगरी में हो रहा है, जनरल फाइट नहीं कर रहा है वो, तो जयपुर में ओबीसी की कितनी सीट है और वहां पर क्या उसकी प्राथमिकता भरी है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, उस अकॉर्डिंग आपको जिला मिलेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे बता रहा हूँ। अगर आप जनरल फाइट कर रहे हो तो जनरल में किसी भी जिले में जितनी सीट है उस सीट की प्राथमिकता में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है उस जिले के लिए, उसमें नंबरों के आधार पर फिर प्राथमिकता दी जाएगी। जनरल अगर ओबीसी का बंदा जनरल फाइट कर रहा है तो फिर उसको जनरल में ही काउंट करेंगे, उसको ओबीसी का लाभ देकर उसको जिला प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, आप जनरल फाइट कर रहे हो तो जनरल में जितनी सीट है उस सीट के अकॉर्डिंग आपको जनरल में ही माना जाएगा और जनरल में जो लोग जनरल में आए हैं उनमें क्या प्राथमिकता रही है उसके अकॉर्डिंग आपको जिला मिलेगा। ऐसे ही ओबीसी में होगा, ऐसे ही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरियों में ऐसे ही होगा। ज़्यादातर जो स्टूडेंट के मन में क्वेरी है वो ये पूछ रहे हैं कि हम ओबीसी में अगर हमें जनरल में काउंट नहीं करें, हम केवल ओबीसी में ही रहना चाहते हैं तो हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ओबीसी में ही रहे, हम जनरल फाइट करना ही नहीं चाहते, हमारा सिलेक्शन ओबीसी में ही हो जाए, नंबर भी अच्छे हैं,
तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको जो आरक्षण का फायदा है वो मिलेगा ही। अगर आपके अच्छे मार्क हैं तो आप जनरल में ऑटोमेटिक काउंट कर लिए जाओगे, और जब आपका जो प्राथमिकता जिला भरा हुआ है वो जनरल के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। तो दोस्तों ये जो जिला प्राथमिकता की सबसे ज़्यादा डाउट है कि हमें आरक्षण का लाभ नहीं लेना है, जिनके अच्छे नंबर है वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये क्वेरी कर रहे हैं कि हमें बिना आरक्षण का लाभ मिले तो हमें क्या पता होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आरक्षण के अकॉर्डिंग मेरिट सूची बनेगी, और जिस कैटेगरी में आप फाइट कर रहे हो, अगर जनरल फाइट कर रहे हो तो जनरल के अकॉर्डिंग ही आपको जिला भी मिलेगा। दोस्तों इसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है आरक्षण को लेकर, कि महिलाओं का आरक्षण इस भर्ती में किस प्रकार है। अगर 100 सीट है तो क्या केवल 30% महिलाओं का आरक्षण है, तो क्या केवल 30% ही महिला लेंगे, या जो पुरुषों की सीट है उस पर भी महिला आ पाएगी, या 100 सीटों पर महिला आ पाएगी। तो ये आरक्षण का प्रावधान किस प्रकार है, इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको आने वाले अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल वीडियो ये आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस आरक्षण को लेकर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण को लेकर 2016 में, 14 में और उससे पहले 11 में भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए थे। उन केस का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार व्याख्या की है, इन सब की कंप्लीट स्टडी के बाद मैं आने वाला जो वीडियो है वो आरक्षण को लेकर बनाऊंगा। तो दोस्तों आरक्षण वाला जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा बन सकता है, इस वजह से मैं अगला जो वीडियो है वो आरक्षण को लेकर, महिलाओं को किस प्रकार आरक्षण दिया जाता है इसमें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और महिलाओं के साथ साथ जो खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक है, पीएच कैटेगरी के लोग हैं, उनको कैसे आरक्षण का लाभ इस भर्ती में मिलता है, क्या वो पुरुषों की सीट पर जाते हैं या नहीं जाते, इन सब का जो सॉल्यूशन है वो आपको अगले वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो अंतिम तिथि है उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें, तो आपको कोई भी दुविधा की सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाला जो वीडियो होगा वो आरक्षण का प्रावधान आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरक्षण के प्रावधान को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।